साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश पुंज पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देखे होंगे कि हम लोग का जीके जीएस सीरीज चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जीके जीएस सीरीज को चला रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक किसी भी परीक्षा को आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको बहुत सारे प्रश्नों को करवाता हूँ और जितने प्रश्न आपको करवाता हूँ उसका फुल डिस्कशन जरूर करवाता हूँ। एक क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। तो आप अगर बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक और एसएससी से लेकर ग्रुप डी तक यानी प्रतियोगी परीक्षा की किसी भी तैयारी अगर कर रहे हो आप, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग के पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, कावेरी, माही, लूनी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा गंगा। ठीक है, देखिए क्या करें, अंतःस्थलीय, इसके हम लोग पृष्ठभूमि को देखते हैं कि इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो जो अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाया गया था वो 2016 में बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, भारत के अंतःस्थलीय जल को अधिनियम एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब बनाया गया था? 2016 में बनाया गया था। सबसे लंबा जलमार्ग जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। कौन सा है? राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ठीक है, इसको हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहते हैं। देखिए, जो कि आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से कहाँ तक है? हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, हल्दिया कोलकाता। ठीक है ना, हल्दिया कोलकाता तक। ठीक है, हल्दिया में एक बंदरगाह है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह तक है। और इसकी हम लोग लंबाई देखें तो कितना है? 1620 किलोमीटर लंबा है। इसका प्रयोग माल को ढोने और परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में कुल 111 जलमार्ग हैं। ठीक है, 111 कुल जलमार्ग हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे लंबा इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो आपका गंगा का जलमार्ग है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में स्थित है। कावेरी तो होगा नहीं। ठीक है, कावेरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, कावेरी को सिंचाई के लिए। और माही नदी भी नहीं होगा। और लूनी नदी तो आपको पता है कि कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग आज जल्दी जल्दी प्रश्न को करेंगे। देखिए, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो दीनदयाल उपाध्याय जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, किसी को पता है? तो हम बताते हैं आपको। पहले इसको कांडला बंदरगाह कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? कांडला। इसका नाम 2017 में क्या किया गया? बदल दिया गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपका कांडला बंदरगाह, यानी कि दीनदयाल बंदरगाह। यहाँ पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात निर्यात बहुत बड़े स्तर पर होता है। ठीक है, ये गुजरात में है, ये महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में है। कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है,
मिस्टेक से गुजरात मानने को तो मरा गया महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिमी रेलवे यानी कि NWR का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर पश्चिमी का इलाका है ये वाला इलाका। आपको मान लीजिए कि ये ऐसे इधर से भारत का नक्शा है ना, ऐसा ये वाली इलाका तो इधर इधर पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे बीच से हम लोग सेंटर से इसको डिवाइड करें तो ये उत्तर और ये पश्चिम। ठीक है, तो इधर ही कहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है। उत्तर पश्चिमी का मुख्यालय है जयपुर, हाजीपुर। तो देखिए हाजीपुर तो है नहीं, इलाहाबाद भी नहीं होगा, जबलपुर भी सेंटर में पड़ता है इधर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ से कुछ और मुख्यालय बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो उत्तर पश्चिम का हो गया। एग्जाम में बहुत बार ये आपको पूछेगा कि पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ECR। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बस इतना ही मैं लिखूंगा, आप बोलूंगा हिंदी में, आप उसको कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसको लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ECR का हाजीपुर बिहार। ठीक है, कहाँ है, हाजीपुर। उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR, उत्तर मध्य रेलवे का आपका है इलाहाबाद। कहाँ है, इलाहाबाद। फिर आपको WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे। WCR का कहाँ है, तो WCR का है जबलपुर। ठीक है, कहाँ है, WCR का जबलपुर। और SCR यानी साउथ सेंट्रल रेलवे का है सिकंदराबाद। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुख्यालय है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुख्यालय है कहाँ, तो सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आया लेकिन मैं आपको यहाँ से कितना बता दिया, ये जबलपुर बता दिया, इलाहाबाद बता दिया, हाजीपुर बता दिया, और एक्स्ट्रा आपको ये भी बता दिया सिकंदराबाद। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, और मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि रेल पथ के ब्रॉड गेज, जो रेल पथ है ना, जैसे मान लीजिए कि ये रेल पथ है। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का गेज होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, वह 1.476 मीटर, 1.576 किलोमीटर, 1.676 किलोमीटर या फिर 1.776 मीटर। ठीक है, किलोमीटर नहीं, सब मीटर में है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा, ये आपको BPSC के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये आपको BPSC के एग्जाम में क्या हुआ है, पूछा हुआ है। तो यहाँ से मैं तीनों बता देता हूँ कि मान लीजिए कि अभी तो ब्रॉड गेज पूछा, कभी नैरो गेज पूछ देगा आपको। ठीक है, क्या करेगा, नैरो गेज पूछ देगा, नैरो गेज पूछ देगा, तो उसका होता है 0.762 मीटर। ठीक है, और मीटर गेज का भी पूछ देगा आपको, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं मीटर गेज। ठीक है, मीटर गेज, मीटर गेज पूछा तो बस उसका 1 मीटर ही होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड गेज पूछेगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड गेज अगर पूछ देगा, ठीक है, स्टैंडर्ड गेज पूछ दिया तो उसका होता है 1.435 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, तेल शोधक उद्योग के लिए है, चमड़ा उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, या फिर कागज उद्योग के लिए है। तो देखिए ये है आपका तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। ठीक है, इसका फॉर्मेशन ईयर कब है, तो 1964 में खोला गया। और ये किसके सहयोग से खोला गया है, तो ये रूस के सहयोग से, यानी सोवियत संघ के सहयोग से खोला गया है। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे चीज़ों को रूस के सहयोग से खोला गया है। और बता दूं मैं, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, फिर उसके बाद भिलाई, ठीक है, भिलाई भी आपका किससे है, रूस के ही सहयोग से खोला गया है। ठीक है, चमड़ा उद्योग यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, चमड़ा उद्योग, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चमड़ा उद्योग कहाँ है, तो कानपुर। ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा फेमस है, तो कानपुर है। ठीक है, और लौह इस्पात के लिए जमशेदपुर। ठीक है, कौन सा, जमशेदपुर। अभी बताएं, रूस के ही सहायता से। और कागज के लिए नेपानगर। ठीक है, हाँ, नेपानगर याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको मैंने बता दिया कि कानपुर किसके लिए है, तो चमड़ा उद्योग के लिए तो बता दिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। देखिए ये कानपुर जो है वो आपका कपड़ा उद्योग के लिए भी क्या है, फेमस है। ठीक है, कानपुर कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, और इसको भारत में उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर समझ रहे हैं ना, जहाँ से कपड़ा होता है। इंग्लैंड का एक शहर था मैनचेस्टर, ठीक है, जहाँ पर कपड़ा उद्योग होती थी। उत्तर का मैनचेस्टर है कानपुर। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो वो कौन सा है, तो भारत का मैनचेस्टर अगर पूछ दिया भारत का, तो वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन सा, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे कि दक्षिण भारत का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है। ठीक है, या नहीं तो फिर कल मुझसे पूछिएगा। ठीक है, मतलब आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव तो हो नहीं रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, जो भी आप वीडियो पे देखिएगा पूरा, तो आप दक्षिण भारत का जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोयला के लिए आपको झरिया होगा। ठीक है, यहाँ पर झरिया आपको पता है, कोयला उद्योग के लिए कौन सा झरिया कहाँ है, तो झारखंड में, और वो है धनबाद। ठीक है, झरिया धनबाद। प्रश्न कर रहा है कि बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह इस्पात को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ठीक है ना, किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, मरमागांव, न्यू मैंगलोर, विशाखापट्टनम या हल्दिया। तो देखिए ये निर्यात जो किया जाता है ना, वो किया जाता है विशाखापट्टनम से। ठीक है, बैलाडीला खदान एक्चुअल में है कहाँ, ये बैलाडीला जो है वो कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वहाँ पर एक दंतेवाड़ जिला है। ठीक है, क्या है, दंतेवाड़ जिला, वहीं से है। ठीक है, इसका जो
लौ इस्पात का गुणवत्ता है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 66% है। ठीक है, यहाँ से लौ इस्पात की अच्छा गुणवत्ता कितना है, 66%। और यहाँ से जो निर्यात होता है मुख्यतः आपको कौन कौन से जगह पर निर्यात किया जाता है, तो जापान। ठीक है, लौह इस्पात को यहाँ से जापान को, दक्षिण कोरिया को, ठीक है, दक्षिण कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। मुर्मू गांव गोवा में है। ठीक है, गोवा का खदान है। ठीक है, न्यू मंगलोर आपको कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, न्यू मंगलोर कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक। ठीक है, और हल्दिया तो आपको पहले ही प्रश्न पता है, कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, कोलकाता ये एक सहायक पोर्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, लद्दाख का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। तो देखिए खनिज की दृष्टि से हमारा है छोटा नागपुर का पठार, और ये देश का लगभग 40% अकेले ही उत्पादन करता है खनिजों का। ठीक है ना, 40% उत्पादन कहाँ से, तो छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से। देखते हैं, मालवा के पठार का प्रयोग कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ से ये कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ से सोयाबीन निकलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सोयाबीन। दक्कन का पठार आपको कपास ये सब के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, कपास यहाँ पर खनिज कम उत्पन्न होती है। और लद्दाख का पठार में लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, लद्दाख का पठार पर्यटन के लिए फेमस है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? ठीक है, तो कॉपर से संबंधित कौन सा है? कोलार है, खेतड़ी है, गया है, या मयूरभंज है? तो ये है खेतड़ी। ठीक है, और खेतड़ी पड़ता है, मैं यहाँ पर गया हूँ, अभी हाल ही में गया था। ठीक है, बहुत दिन नहीं हुआ है, 2-3 महीना हुआ होगा। खेतड़ी झुंझुनू जिला है वहाँ पर। ठीक है, कौन सा जिला? झुंझुनू जिला। जाइए, राजस्थान बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको घूमने में लगभग 20 दिन लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आधा घूम कर आया हूँ और आधा कभी प्लान बनाता हूँ जाने का। ठीक है, कोलार आपको सोना का खान, इस पर एक मूवी बनी है और बहुत ही कमाई की है वो मूवी, और वो मूवी है KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है ना, कर्नाटक। ठीक है, गया, गया अबरख के लिए फेमस है, बिहार का गया। ठीक है, ये, और ये मयूरभंज, मयूरभंज जो है आपका, हाँ, लोहा लौ इस्पात। ठीक है, इसके लिए यह फेमस है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर, या फिर कर्नाटक में कृष्णा नदी पर? तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, शरावती नदी पर एक जल प्रपात है जिसको हम लोग जोग या फिर गरसेपा, ठीक है ना, गरसोपा या फिर गरसेपा जो भी कहे, ठीक है, जल प्रपात स्थित है।
ठीक है, तो बहुत एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, जो भी एग्जाम में आपको पूछेगा मैं यहाँ तो जरूर बताऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि छूट जाए। अगर छूट जाए तो अगले कोई प्रश्न आएगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन छूटेगा नहीं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो आपके लिए चैनल बिल्कुल परफेक्ट है। बस अभी हमारे पास सुविधा कम है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही सुविधा उपलब्ध होती है हमारे पास, वैसे ही मैं आपको लाइव क्लास भी दूंगा और आपको बोर्ड पर भी सारा चीज़ एकदम ज्योग्राफी मैप के थ्रू पढ़ाएंगे। और यहाँ से हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, हर चीज़ हम लोग यहीं से कवर करेंगे। यानी कि जीके जिसके जितने पोर्शन है हर चीज़ हम लोग यहीं से कवर करेंगे। ठीक है, हाँ। और ये कृष्णा नदी पर आपका एक नागार्जुन सागर बांध पड़ता है। ठीक है, आपको पता होगा नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पड़ेगा? कृष्णा नदी पर, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये जो तुंगभद्रा नदी है, ठीक है, ये जो तुंगभद्रा नदी है, ये कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है। ठीक है, ये कृष्णा नदी की ही क्या है? सहायक नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सिक्किम। इसको 100% ऑर्गेनिक कृषि के लिए कब मान्यता दी गई? तो ये आपको दिया गया 2016 में। ठीक है, और सब भी है, ये आपको अभी बनने के लिए प्रयासरत है। ये आंशिक है, ये है आंशिक। ठीक है, ये सब आंशिक है, ये भी आंशिक है। ठीक है, ये प्रयासरत है। ठीक है, ये सब प्रयासरत है। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न है। तो हम लोग जो सबसे आसान इसमें लग रहा है आपको, मिलान करते हैं। देखिए, जो खरबूजा होता है वो होता है गर्मी के दिन में, यानी जून जुलाई में। ठीक है, यानी कि गेहूं कटने के बाद। तो खरबूजा देखिए, बी का बी किस में है? तो बी का 2, देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो ये आपका इसी में हो जाएगा। तो अब मिला देते हैं। सूरजमुखी सभी मौसम में, कपास आपको खरीफ का है, पता ही है आपको, अलसी रबी का है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? देखिए, हमारा ऑप्शन है दामोदर, गंगा, दार्जिलिंग, बिहार। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी अफवाह तंत्र अगर किसी का है भारत में तो वो है गंगा नदी का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा गंगा नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सबसे ज़्यादा जो फसल पाया जाता है वो है आपका जूट का फसल। ठीक है, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। आपको पता होगा कि बिहार में 90% स्थल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी प्लस वर्षा अगर अच्छी हो तो वहाँ पर जूट की खेती बहुत
वृहद पैमाने पर किया जा सकता है। देखिए, दामोदर नदी के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बोकारो, ठीक है, बोकारो स्टील सिटी यानी लौह इस्पात के लिए है। दार्जिलिंग आपका चाय के लिए फेमस है। ठीक है, और बिहार दूसरे नंबर पर, भारत में दूसरे नंबर पर बिहार आपको जूट की खेती में देखने को मिलता है। एक नंबर पर आपका कौन सा है? तो पहले नंबर पर बंगाल है। ठीक है, बंगाल पहले नंबर पर जूट की खेती में है। अब आपको यहाँ से एक प्रश्न का आंसर देना है कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका और एक पहले प्रश्न पूछे उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोग सिर्फ देखते हैं या फिर ध्यान भी देते हैं। ठीक है, चलिए हमारा इस प्रश्न पर, जितने भी हम प्रश्न आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये अगर आप एग्जाम में जाएंगे ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, मैं ऐसे ही कहीं कहीं से नहीं उठा कर ले आया हूँ। बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ। अभी चैनल नया है इसलिए बहुत लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन जितने लोगों के पास पहुँच रहा है आप इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जोरहट में होती है, हुगली में होती है, ब्रह्मपुत्र में होती है, नीलगिरी में होती है। तो ये होती है जोरहट, असम। जोरहट कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है और सबसे सर्वोत्तम चाय के लिए फेमस है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर काली चाय पाई जाती है। ठीक है, काली चाय जो कि वर्ल्ड फेमस चाय है। ठीक है ना दोस्तों, जो कि वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हुगली, ब्रह्मपुत्र, नीलगिरी, इस सब में भी कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र है ये नॉर्मल चाय के लिए है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र के पास नॉर्मल चाय के लिए और जोरहट के पास आपका स्पेशल चाय के लिए। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य से या फिर नदियों से? तो नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। क्या मैं आप लोग को जितने क्रांति हैं उसको मैं यहाँ पर नोट करवा दूँ कि आपके एग्जाम में क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो इम्पोर्टेंट क्रांति से संबंधित है इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे हम लोग और इसको स्क्रीनशॉट या फिर अपने कॉपी पर लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे फेमस है हरित क्रांति। ठीक है, सबसे फेमस क्या है? हरित क्रांति। ठीक है, सबसे फेमस है हरित क्रांति। और इसके जनक कौन है? ठीक है, वो है नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति किसके लिए हुआ था? तो ये खाद्य पदार्थ के लिए हुआ था। ठीक है ना, ये खदान लिख देते हैं, खदान के लिए हुआ था। और इसके जनक याद रखेंगे, पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए, भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उतना अच्छा से चल नहीं रहा। अब मोबाइल तो स्क्रीन इसका छोटा ही है तो छोटा छोटा ही लिखा जाएगा। ठीक है, और ये भारत में ये कहाँ है? इंडिया के। ठीक है, इंडिया के जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग दुनिया में। ठीक है,
दूसरा है, एक पेज ले लेता हूँ यहाँ से, देखिए अब ठीक आएगा यहाँ से। देख, हरित क्रांति, दूसरा है श्वेत क्रांति। दूसरा है श्वेत क्रांति, और यह है दूध से संबंधित। क्या है? यह है दूध, दूध से संबंधित, और इसके जो जनक है उनका नाम है वर्गीज कुरियन। ठीक है, क्या नाम है उनका? वर्गीज उग नहीं रहा, यही दिक्कत है इसका। ठीक है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, तीसरा आपका गुलाबी, खाली गुलाबी लिखेंगे आप समझ जाइए, क्रांति लगा लीजिएगा। ठीक है, गुलाबी, बस इतना ही आप इम्पोर्टेंट। गुलाबी है मांस के लिए। ठीक है, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष है कृषि के लिए। ठीक है, कृषि एकीकृत करने के लिए था एक्चुअल में। ठीक है, कृषि एकीकृत। ठीक है, ये है कृषि एकीकृत के लिए। फिर उसके बाद है भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति है चमड़ा के लिए। किसके लिए था? चमड़ा के लिए, या फिर पोल्ट्री फार्म के लिए। ठीक है, पोल्ट्री फार्म के लिए। फिर उसके बाद आपका है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, कौन सा है? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण था आपका बागवानी के लिए। क्या था? बागवानी के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए। ठीक है, बागवानी, फल, सब्जी। फिर उसके बाद है आपका सिल्वर क्रांति। क्या है? सिल्वर, यानी कि चांदी की। ठीक है, ये था आपका अंडा के लिए। किसके लिए था? अंडा के लिए। उसके बाद है काली क्रांति, ये है आपका पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए। फिर इसके बाद है धूसर, धूसर क्रांति। ठीक है, और ये था उर्वरक के लिए। इसके था उर्वरक के लिए। उसके बाद है, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा संपूर्ण क्रांति किस लिए था। ठीक है, संपूर्ण जो क्रांति था, संपूर्ण क्रांति किस लिए था, और इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है, इतना आप बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, और उसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, और उसको भी हम लोग ऐसे ही पूरे फुल डिस्कशन के साथ ख़त्म करेंगे। और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में हमारा अगर सहयोग हो रहा है तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा यहाँ पर सर क्वेश्चन करवाते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे आपके फैक्ट को क्लियर करने का कार्य किया जाता है। जैसे ही हमारी बोर्ड आ जाती है वैसे ही हम लोग वहाँ पर और अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या करते हैं, कंप्लीट करते चलेंगे, और आपकी तैयारी में एक स्टेप आगे बढ़ाने का कार्य प्रकाश पुंज पाठशाला के द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट।